फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है साइटोलॉजी ऑफ एपोगेमी एंड एपोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स, यानी कि टेरिडोफाइट्स में अपबीजाणुता और अपयुग्मकता का कोशिका विज्ञान। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो एपोगेमी एंड एपोस्पोरी पर बना हुआ है उसे एक बार जरूर देख लें ताकि आपको आज का लेक्चर समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। साइटोलॉजी ऑफ एपोगेमी के ऊपर पिछले 15 से 20 सालों में काफ़ी वर्क हुआ है, काफ़ी रिसर्च हुई है। रिसर्च से ये पता चला है कि एपोगेमस लाइफ साइकिल फर्न्स में बहुत ज़्यादा इजीली शो होता है, या हम कह सकते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर एपोगेमस लाइफ साइकिल पाया जाता है। इस टॉपिक पर काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रही थी और ये शो हुआ कि जब किसी टेरिडोफाइट में या किसी फर्न के अंदर एपोगेमी शो होती है या एपोगेमी का एक प्रोसेस शो होता है तो उस टाइम पर जो नई जनरेशन बनती है उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है, या हम कह सकते हैं कि जो दोनों जनरेशन है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों में ही क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। जबकि अगर हम एक नॉर्मल लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो नॉर्मल लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि जो गैमेटोफाइट होता है या जो युग्मकोद्भिद होता है वो हमेशा एन होता है, अगुणित होता है, और स्पोरोफाइट जो है वो हमेशा डिप्लॉइड 2n या द्विगुणित होता है। जबकि जब हम एपोगेमी की बात करते हैं तो एपोगेमी में जो स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट हैं उनका क्रोमोसोम नंबर हमेशा सिमिलर रहेगा। इस प्रोसेस में नॉर्मली जो गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है या द्विगुणित होता है, क्योंकि यहाँ पर म्योसिस नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है। कुछ टेरिडोफाइट में एपोगेमी का होना उनकी लाइफ साइकिल का एक कंपल्सरी फीचर है, लेकिन सभी टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर एपोगेमी शो होती है। उनके जो रीजन है उन रीजंस में ये हो सकता है कि मैंने आपको भी बताया था कि एपोगेमी में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। तो कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जहां उनकी जो सेक्स ऑर्गन है वो नॉन फंक्शनल होते हैं, अकार्यकी होते हैं, यानी कि उनका कोई कार्य नहीं होता या वो कार्य कर नहीं सकते, सक्षम नहीं होते, उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे टेरिडोफाइट के अंदर एपोगेमी होना कंपल्सरी ही हो गया, क्योंकि सेक्स ऑर्गन जब फंक्शन ही नहीं करेंगे तो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन कैसे होगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में से कोई एक ऑर्गन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर दोनों ही सेक्स ऑर्गन जो है वो वर्क नहीं कर पा रहे, या कई टेरिडोफाइट्स में ऐसा भी देखा गया है कि वहां पर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होते। तो इन सभी रीजंस की वजह से एपोगेमी एक टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के लिए बहुत ही कंपल्सरी फीचर की तरह देखी गई है। इस टाइप की एपोगेमी जहाँ पर सेक्स ऑर्गन फंक्शनल नहीं है या दोनों में से कोई एक वर्क नहीं कर रहा है या सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ही नहीं है, उस केस में जब एपोगेमी होती है तो उस टाइप की एपोगेमी को हम ऑब्लिगेट एपोगेमी कहते हैं। हिंदी में अगर कहें तो इसे हम अविकल्पी अपयुग्मकता कहते हैं। इस टाइप की एपोगेमी जहाँ पाई जा रही है उस टेरिडोफाइट के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो एपोगेमी की प्रोसेस को करे या फिर उसका लाइफ साइकिल वहीं पर एंड हो जाएगा। तो इस टाइप की एपोगेमी को हम कहेंगे ऑब्लिगेट एपोगेमी या अविकल्पी अपयुग्मकता। रिसेंट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से ये शो हुआ है कि गैमेटोफाइट में हम चाहें तो एपोगेमी को इंड्यूस भी करा सकते हैं, और ये उन गैमेटोफाइट में भी पॉसिबल है जिसमें दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो। तो इस टाइप की एपोगेमी को हम कहेंगे फैकल्टेटिव टाइप ऑफ एपोगेमी या विकल्पी अपयुग्मकता कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप की एपोगेमी जिन टेरिडोफाइट्स में इंड्यूस की जाती है या जिनमें पाई जाती है उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, यानी कि अगर वो चाहें तो एपोगेमी के प्रोसेस को कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो उनका लाइफ साइकिल जो है वो एंड नहीं होगा। जो समझने वाली बात यहाँ पर है वो ये है कि एपोगेमस लाइफ साइकिल जो है वो साइटोलॉजिकली कैसे मेंटेन होता है। साइटोलॉजिकली मेंटेन होने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ऐसे लाइफ साइकिल में क्रोमोसोम नंबर की जो सिमिलरिटी दोनों जनरेशन में देखी गई है वो कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए दो मेथड्स दिए गए हैं जिन मेथड्स को हम डिटेल में यहाँ पर जानते हैं। फर्स्ट मेथड एक रेयर मेथड है, और इस मेथड के अकॉर्डिंग जो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स बीजाणुओं का निर्माण तथा निषेचन, दोनों की दोनों जो प्रोसेस है वो लाइफ साइकिल में से कंप्लीटली एलिमिनेट कर दी जाती है, हटा दी जाती है।
टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं तो टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है या जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद होती है। तो जब ये इस मेथड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, सबसे पहले क्या होगा, उससे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड जो गैमेटोफाइट बनेगा वो स्पोरोफाइट के ऊपर एक बड के रूप में या कलिका के रूप में फॉर्म होगा और ये बड जो है बाद में डिविजन्स के द्वारा एक कंप्लीट प्रोथेलस का निर्माण करेगी। ये जो बड बनी है वो स्पोरोफाइट से बनी है, स्पोरोफाइट के ऊपर बनी है, यहाँ पर किसी भी तरीके का स्पोर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है, तो यहाँ जो प्रोथेलस का निर्माण होगा यानी कि यहाँ जो गैमेटोफाइट बनेगा वो गैमेटोफाइट भी वैसा ही होगा जहाँ से उस बड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट बनेगा वो 2n या डिप्लॉइड या द्विगुणित टाइप का होगा। लेकिन जो डिप्लॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, जो द्विगुणित युग्मकोद्भिद यहाँ बना है, वो ऐसा युग्मकोद्भिद या ऐसा गैमेटोफाइट होगा जिसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे या जहां पर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे। लेकिन ये जो गैमेटोफाइट है इसमें एक स्पेशल कैपेबिलिटी पाई जाएगी। वो कैपेबिलिटी ये होगी कि यहाँ पर इस गैमेटोफाइट से जो बर्ड्स बनेंगे उन बर्ड्स से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड गैमेटोफाइट से अगेन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट मेथड ये कहता है कि टेरिडोफाइट जो हैं वो एक ही टेरिडोफाइट में दोनों के दोनों प्रोसेस एपोगेमी एंड एपोस्पोरी शो होती है। ये मेथड अब तक काफ़ी सारी स्पीसीज के अंदर रिपोर्ट किया गया है, जिसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है, जो है एथायरियम फिलिक्स फोमिया वैरायटी क्लेरिसिमा, ड्रायोटेरिक्स फिलिक्स मार्क्स, क्रिस्टेटा एपोस्पोरा। इन दोनों के अंदर फार्मर एंड डिग्बी ने 1907 के अंदर इस प्रोसेस को या इस फर्स्ट मेथड को रिपोर्ट किया था, जबकि ट्राइकोमेंस क्रोसियाना में जॉर्ज विच ने 1910 के अंदर इस मेथड को रिपोर्ट किया। ऑस्मुंडा जेवेनिका के अंदर सर्वाधिकारी ने 1939 में इस मेथड को रिपोर्ट किया, जबकि पाल्टा ने टेरिस विटाटा के अंदर इस मेथड को रिपोर्ट किया। तो ये था फर्स्ट मेथड। जो सेकेंड मेथड है वो एक कॉमन मेथड है। इस कॉमन मेथड में स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होने के बाद स्पोर मदर सेल्स अपने पास की सेल्स से न्यूक्लियाई को लेकर के उनका फ्यूज़न होता है आपस में, और न्यूक्लियाई के फ्यूज़न की वजह से जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो जाता है। जब क्रोमोसोम नंबर डबल होता है तो क्या होता है कि दो सेल्स जो है वो एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस मेथड के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनका नंबर रिड्यूस होता है या उनकी संख्या कम हो जाती है। अगर हम एक लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न की बात करते हैं तो उस लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न के अंदर क्या होता है, वहाँ पर 16 डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 16 द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं वहाँ पर उपस्थित होती हैं। लेकिन अगर हम एपोगेमस फर्न की बात करते हैं तो एपोगेमस फर्न में ये जो नंबर है वो हाफ हो जाता है, क्योंकि जो 16 डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स थी वो डिप्लॉइड मदर सेल्स आपस में फ्यूज हो गई और 16 से हाफ रह गई। तो जो 8 यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स होंगी वो डिप्लॉइड ना होकर के टेट्राप्लॉइड होंगी, क्योंकि 2 सेल्स का फ्यूजन वहाँ पर हुआ है। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ रहा है कि स्पोर मदर सेल्स की नंबर जो है वो कम कैसे हो रहा है यहाँ पर। और जब ये टेट्राप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स हैं उनके अंदर म्योसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उससे 32 डिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये डिप्लॉइड गैमेटोफाइट जो हैं वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। पीछे जो मैंने डायग्राम अभी आपको दिखाया था उस डायग्राम में सेकंड मेथड दिया गया था, गलती से मैंने उसे फर्स्ट में दिखा दिया है, आप देख लीजिए एक बार दोबारा से। ये जो डायग्राम है ये सेकंड मेथड को शो कर रहा है। एडल्ट स्पोरोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया होंगी वो डिप्लॉइड होंगी, और वहाँ पर यहाँ पर देखिए स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स बनी, वो आपस में फ्यूज होकर के टेट्राप्लॉइड हुई। टेट्राप्लॉइड होने के बाद उनसे जो स्पोर्स बने वो म्योसिस होकर के डिप्लॉइड रह गए। ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, और इस गैमेटोफाइट से बाद में अगेन 2n स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो आप इस डायग्राम को फर्स्ट मेथड से रिलेट ना करके सेकेंड मेथड से रिलेट करें। सेकेंड मेथड
कह रहा है कि जो यहाँ पर गैमेटोफाइट बन रहे हैं उनमें भी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं होते। इसलिए जब सेक्स ऑर्गन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रोसेस भी नहीं होती है। इंडिया में इस पर काफ़ी सारा वर्क हुआ है और इस सेकेंड मेथड को बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी फर्म्स के अंदर देखा गया है, काफ़ी सारी फर्म्स के अंदर रिपोर्ट किया है, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन है। मेहरा नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1944 में एडिएंटम क्यूनुलेटम में इसे रिपोर्ट किया था, जबकि मेहरा और उनके स्टूडेंट्स ने 1961 में हिमालय फर्न्स की 13 स्पीसीज के अंदर इस सेकेंड मेथड को रिपोर्ट किया था, जिसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। टेरिस क्रेटिका, टेरिस एस्परकॉलिस, टेरिस ब्लूमियाना, टेरिस बायोरिटा, ड्रायोटेरिस पेलिसिया, ड्रायोटेरिस फिब्रिलोसा, ड्रायोटेरिस ओडोंटोलोमा, ड्रायोटेरिस टार्टा एंड एडिएंटम कॉर्डेटम एंड ऐसी ही हिमालयन फर्न्स के अंदर इस सेकंड मेथड को देखा गया। तो फर्स्ट और सेकंड मेथड है वो आपको समझ में आ गया। एक बार मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता या स्पोर का फॉर्मेशन ही नहीं होता, सीधे ही स्पोरोफाइट पे बड बनती है, जिससे गैमेटोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट पे बड बनती है और उससे स्पोरोफाइट बनता है। और फर्स्ट मेथड ये कहता है कि एक फंड के लाइफ साइकिल में एपोगेमी और एपोस्पोरी दोनों ही होती है, जबकि सेकंड मेथड में स्पोर फॉर्मेशन को बताया गया है। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज होकर के टेट्राप्लॉइड हो जाती हैं एंड देन मियोसिस होकर के डिप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और वो डिप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाएंगे एंड देन अगेन गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों मेथड में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक मेथड ये कह रहा है कि स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि दूसरा मेथड कह रहा है कि स्पोर का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होता है। एक साइंटिस्ट हैं इवांस, जिन्होंने 1965 में पॉलीपोडियम के अंदर एपोगेमी का एक इंटरेस्टिंग केस जो है वो रिपोर्ट किया। इस केस में इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि यहाँ पर स्पोरेंजिया में या बीजाणुधानी में 32 माइटोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। नॉर्मली जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस प्रोसेस से होता है या अर्धसूत्री विभाजन से होता है। यहाँ पर हमने माइटोस्पोर वर्ड का यूज़ किया है। माइटोस्पोर से मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है। तो वांस ने रिपोर्ट किया कि पॉलीपोडियम में 16 स्पोर मदर सेल्स पाई जा रही थी, और ये जो 16 स्पोर मदर सेल है यहाँ पर मियोसिस ना होकर के माइटोसिस के द्वारा ये 32 स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, और ये माइटोसिस से स्पोर बने हैं इसलिए इनको यहाँ पर माइटोस्पोर कहा गया है। यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वो रेनिफॉर्म होते हैं, यानी कि किडनी के शेप के होते हैं, वृक्काकार होते हैं, और नॉर्मली जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो स्पोर्स हमेशा टेट्राड में पाए जाते हैं, यानी कि 4 स्पोर्स एक साथ अटैच होकर के पाए जाते हैं। जबकि इवांस ने यहाँ पर रिपोर्ट किया कि यहाँ पर जो स्पोर्स हैं, माइटोस्पोर्स जो हैं वो टेट्राड में ना पाए जा करके ये डायाड में पाए जाते हैं, यानी कि 2 स्पोर्स आपस में एक साथ अटैच होकर के पाए जाते हैं। और इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पॉलीपोडियम की लगभग सभी स्पोरेंजिया में ये सेम पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। इवांस का जो केस था वो ये कह रहा था कि पॉलीपोडियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स के अंदर माइटोसिस के द्वारा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि वर्जीनिया एम मार्जेंटी ने 1967 में एस्प्लेनियम का जो केस देखा वो केस में ये शो हो रहा था कि दोनों की दोनों जो एस्प्लेनियम की स्पीसीज हैं वहाँ पे स्पोर मदर सेल्स में ना तो मियोसिस हो रहा है ना माइटोसिस हो रहा है। जितनी की जितनी स्पोर मदर सेल्स हैं वो खुद एक स्पोर की तरह से एक्ट कर रही हैं, यानी ये स्पोर मदर सेल्स जो स्पोर की तरह से एक्ट कर रही हैं वो डायरेक्टली जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगी। ये गैमेटोफाइट, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इन मेथड्स के अंदर जो गैमेटोफाइट बन रहा है उस पर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि वर्जीनिया ने जो अपनी रिसर्च में रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर स्पोर मदर सेल से जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर एंथ्रीडिया उनमें प्रेजेंट होगी, यानी कि एंथ्रीडिया वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो एंथ्रीडिया हैं इनके अंदर वाइबल स्पर्म्स प्रेजेंट हैं, और वाइबल स्पर्म्स होने के साथ साथ ये गैमेटोफाइट पे
एपोगेमस स्पोरोफाइट भी प्रेजेंट है। तो ये एक टोटली डिफरेंट केस है जो अब तक जो साइंटिस्ट ने देखा था उनमें ये सबसे डिफरेंट केस है, क्योंकि बाकी साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता, जबकि वर्जीनिया का मानना ये है कि यहाँ पर एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है और एंथ्रीडिया कंप्लीटली वर्किंग पोजीशन के अंदर है, क्योंकि इनकी जो स्पर्म है वो यहाँ पर वायबल होते हैं, जीवित होते हैं। ये कुछ डायग्राम हैं जो एपोगेमी को शो कर रहे हैं। अब फर्स्ट डायग्राम देखिए, ए वाला जो डायग्राम है ये फाइलेटिस स्कोलोपेंड्रियम का डायग्राम है, जहां पर एपोगेमस स्पोरोफाइट शो हो रहा है, जो एक लीफ के शेप में दिखाई दे रहा है। जबकि जो बी और सी डायग्राम है ये ऑस्मुंडा रिजेलिस के डायग्राम है, यहाँ पर ये शो हो रहा है कि एपोगेमस स्पोरोफाइट जो है वो लीव्स से बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो बीजाणुद्भिद का निर्माण हुआ है वो पर्ण से हुआ है, लीव्स से हुआ है। जबकि जो डी डायग्राम है, आप उस डी डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये टेरिस विटाटा का डायग्राम है और इस डायग्राम में ये शो हो रहा है कि एपोगेमस स्पोरोफाइट जो है वो पीटियोल से बना है। यानी कि अब तक जो चीज़ हमने पढ़ी उसमें हमें जो चीज़ समझ में आ रही है, अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि एपोगेमस स्पोरोफाइट जो है वो हमें ये समझ में आ रहा है कि एपोगेमी प्रोसेस के अंदर जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसी भी वेजिटेटिव सेल से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स का यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जैसा कि इन डायग्राम्स के अंदर शो हो रहा है कि एपोगेमस स्पोरोफाइट यहाँ लीव्स से भी बने हैं, यहाँ पिटियोल से भी उनका फॉर्मेशन हुआ है। अब हम बात करते हैं साइटोलॉजी ऑफ एपोस्पोरी की। एपोस्पोरी जो है वो एपोगेमी की जस्ट अपोजिट होती है। एपोगेमी के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और एपोस्पोरी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जब हम साइटोलॉजी की बात करते हैं एपोस्पोरी की, तो इसमें सर्वाधिकारी का नाम बहुत ज़्यादा आता है। सर्वाधिकारी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्न्स के अंदर एपोगेमी और एपोस्पोरी दोनों को ही रिपोर्ट किया है, जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। तो ऑस्मुंडा जेवेनिका फर्न के अंदर सर्वाधिकारी ने 1936 के अंदर एपोस्पोरी को रिपोर्ट किया था और इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है वो यंग और ओल्ड स्पोरोफाइट की किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से हो जाता है, यहाँ पर स्पोर्स नहीं बनते। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो प्रोथेलस बन रहा है या गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद जो है वो या तो फिलामेंटस होंगे, धागे के समान होंगे, या फिर ये हार्ट शेप के होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू सर्वाधिकारी ये जो गैमेटोफाइट होगा इस पे एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे और ये जो एंथ्रीडिया हैं उनमें स्पर्मेटोजॉइड भी प्रेजेंट होंगे। तो सर्वाधिकारी ने वर्जीनिया के केस स्टडी को सही माना या प्रूव कर दिया कि एंथ्रीडिया तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनमें स्पर्मेटोजॉइड्स भी हैं, लेकिन इनके अनुसार, सर्वाधिकारी के अनुसार, ऑस्मुंडा जेवेनिका के गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया का या स्त्रीधानी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा या नहीं होगा। और ये जो गैमेटोफाइट यहाँ पर बना है, इन गैमेटोफाइट से अगेन स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। लॉटन ने 1936 के अंदर ऑस्मुंडा रिजेलिस और सिस्टोटेरिस फ्रेजिलिस के अंदर रिसर्च की और इन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट किया कि इन दोनों ही स्पीसीज में जो एपोस्पोरी से गैमेटोफाइट बन रहा है, उस गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि स्त्रीधानी और पुंधानी दोनों ही यहाँ पर उपस्थित होगी। और क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट है वो एपोस्पोरी से बना है, तो ये गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होगा और अगर ये डिप्लॉयड है तो इसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे। यानी अकॉर्डिंग टू लॉटन, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया जो कि एपोस्पोरस गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट है वो यहाँ पर अगुणित या एन ना होकर के, हैप्लॉयड ना होकर के वो यहाँ पर डिप्लॉयड होंगे। एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि दो एन गैमेट यानी कि दो हैप्लॉइड गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो जो जायगोट बन रहा है वो जायगोट डिप्लॉयड होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉटन जब यहाँ पर गैमेट्स ही डिप्लॉयड हैं, तो जब टू डिप्लॉयड गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो यहाँ पर जो एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा या जो जायगोट होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे टेट्राप्लॉइड या चतुष्गुणित।
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्लॉइडी लेवल बढ़ता चला जाएगा क्योंकि गैमेट्स जो हैं वो डिप्लॉइड हैं, तो डिप्लॉइड गैमेट से टेट्राप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो टेट्राप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ये जो हैं वो आगे गैमेटोफाइट बनाएंगे, तो वो गैमेटोफाइट कैसा होगा? वो गैमेटोफाइट ऑक्टाप्लॉइड या फिर अष्टगुणित होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लॉइडी लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो लॉटन के अनुसार जो एपोस्पोरी है वो किसी टेरिडोफाइट के अंदर प्लॉइडी लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। जैसे हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ते हैं कि हम जो वीट खा रहे हैं वो हेक्साप्लॉइड होता है, यानी कि षटगुणित होता है। तो ये प्लॉइडी जो है वो बढ़ती चली गई। ये प्लॉइडी कैसे बढ़ी इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग में, लेकिन उस एग्जाम्पल में जो आपको मैं समझाना चाह रही हूँ वो सेम चीज़ यहाँ पर लॉटन कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लॉइडी बढ़ती चली जाएगी। जितनी बार स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा वो अपने प्लॉइडी को अगले लेवल पर ले जाएगा। डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड से ऑक्टाप्लॉइड एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। लॉटन ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो डिप्लॉइड एपोस्पोरस गैमेटोफाइट है वो क्रॉस फर्टिलाइज हो रहे हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के साथ में। इस केस में जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित बन रहा है, यानी कि एक के गैमेट जो है वो होगा एन टाइप का और दूसरा गैमेट जो है वो होगा 2n टाइप का। और जब ये एन और 2n आपस में मिक्स होंगे तो इससे यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। पहले केस में जो चीज़ ये कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि जो दोनों गैमेट हैं वो 2n टाइप के हैं, तो ये जो गैमेट बनेंगे तो इनसे जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा 4n टाइप का, और यानी कि टेट्राप्लॉइड टाइप का। और जब वो 4n और जब वो टेट्राप्लॉइड आपस में फ्यूज होंगे गैमेट, तो इनसे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो होगा ऑक्टाप्लॉइड टाइप का। लेकिन जो दूसरा केस ये यहाँ पर बता रहे हैं वो केस यहाँ पर इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 2n गैमेट्स तो कहाँ से आए? ये आए एपोस्पोरस गैमेटोफाइट से, जबकि इसका फर्टिलाइजेशन हुआ क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक हैप्लॉइड टाइप के गैमेट से, और इससे जो एम्ब्रियो या जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा? 3n टाइप का या ट्रिप्लॉइड टाइप का। तो यहाँ पर सभी तरीके के केसेस शो हो रहे हैं। लॉटन ने ऑस्मुंडा के अलावा एस्पीडियम मार्जिनेल, वुडवार्डिया वर्जिनिका में भी टेट्राप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर इन्होंने एपोस्पोरी को इंड्यूस करवाया था। 1932 में मेंटन नाम के साइंटिस्ट ने ऑस्मुंडा रिजालिस के अंदर एपोस्पोरी को इंड्यूस कराया और इसे इंड्यूस कराकर इन्होंने डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किया। यानी कि मेंटन ने ऑस्मुंडा रिजालिस के अंदर द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुष्गुणित तीनों प्रकार के युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद के फॉर्मेशन को रिपोर्ट किया। एर्ले ने 1932 में कुछ फर्न्स के आइसोलेटेड लीव्स से अनडिफरेंशिएटेड आउटग्रोथ को ऑब्जर्व किया, और ये फर्न्स थी जिनके एग्जाम्पल हैं लीफ मार्जिन से जो आउटग्रोथ शो हो रही थी वो हो रही थी एनीमिया डेंसा में, टेरिस ट्रेनुला में, एनोग्रामा लेप्टोफिला, पॉलीपोडियम हेरक्लियम, किबोटियम स्टेडी, जबकि स्मॉल और डाइंग लीव से जो आउटग्रोथ शो हो रही थी उसके एग्जाम्पल है डिक्सोनिया, फाइब्रोसा, ड्राइनेरिया हेरिक्लिया। वोरोनी ने 1908 में पेलिया निविया नाम की जो फर्न है उसकी प्राइमरी लीव्स पर एपोस्पोरस गैमेटोफाइट की अटैचमेंट को देखा, या यहाँ पर इनकी प्रेजेंस को शो किया या रिपोर्ट किया। ब्राउन ने 1918 के अंदर फेगोटेरिस पॉलीडियोडिस की पीटियोल से एपोस्पोरस गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन देखा। तो यहाँ तक हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि एपोगेमी और एपोस्पोरी किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से हो सकती है, सिर्फ ये स्पोर फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन से नहीं होती। ब्राउन ने जो फेगोटेरिस का केस देखा था उसमें उन्होंने स्टडी में ये पाया
एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर उन्होंने कहा कि जो उसके पीट्यूल्स हैं, जब उन पीट्यूल्स को कल्चर किया जाता है तो उससे ग्रीन सेल्स का एक मास डेवलप होता है। ग्रीन सेल का एक सेल्यूलर मास या ट्यूमर टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर डेवलप होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो एक थैलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस थैलस में राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ट्रू लीव्स भी प्रेजेंट होती है। लीव्स और प्रोथेलाई के बीच का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर इस थैलस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये केस ये शो करता है कि एक टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्ट्रक्चर एक साथ हो सकते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में ये एक एपोगेमस स्पोरोफाइट है, यानी एपोगेमी के थ्रू बना हुआ बीजाणुद्भिद है या स्पोरोफाइट है, और इस स्पोरोफाइट से एपोस्पोरस गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन भी यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि एक ही टाइम में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक ही प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तकासी ने 1962 में टेरिडियम एक्विलिनम वैरायटी लेटिस्क्यूलम के अंदर एपोस्पोरी को इंड्यूस किया, और इन्होंने इसकी डिफरेंट पार्ट से एपोस्पोरी को इंड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू तकासी, जो एपोस्पोरस गैमेटोफाइट है वो इसकी पिट्यूलर एपिडर्मिस, मार्जिन ऑफ पिन्नाई फ्रॉम एपिडर्मल सेल, मिजोफिल सेल्स और रूट एपिडर्मिस किसी भी पार्ट से इंड्यूस करवाए जा सकते हैं, यानी कि इन सारी की सारी सेल से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन एपोस्पोरी के थ्रू करवाया जा सकता है। इसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो एफ डायग्राम है, ये सारे के सारे जो डायग्राम हैं वो टेरिडियम एक्विलिनम वैरायटी लेटिस्क्यूलम के ही हैं, और ये डायग्राम तकासी के द्वारा दिए गए हैं। इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है एफ जो है, एफ से जो फॉर्मेशन हो रहा है गैमेटोफाइट का, अब देखिए एफ से जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है पीटियोल की सेल से या एपिडर्मिस ऑफ पीटियोल से हो रहा है। जी में ये गैमेटोफाइट जो है वो पिनाई से फॉर्म हो रहा है। एच में ये लीफ एपिडर्मल सेल से फॉर्म हो रहा है, जबकि आई के अंदर ये मेसोफिल सेल्स, जो पिनाई के मेसोफिल सेल्स हैं, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है। एंड जो लास्ट वन है जे, वहाँ पर रूट एपिडर्मिस से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन शो किया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर्वाधिकारी जो हैं उनका नाम टेरिडोफाइट की साइटोलॉजी ऑफ एपोगेमी एंड एपोस्पोरी में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। सर्वाधिकारी ने ऑस्मुंडा जेवेनिका की एपोगेमी एंड एपोस्पोरी की साइटोलॉजी पर स्टडी करके अपनी जो रिसर्च है उसको कुछ पॉइंट्स के अंदर समराइज किया। ये पॉइंट्स क्या हैं और ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है या जो फर्स्ट इनकी समरी, जो फर्स्ट इनका रिजल्ट है वो ये कह रहा है कि एपोस्पोरस जो ग्रोथ हो रही है या एपोस्पोरी के थ्रू जो गैमेटोफाइट बन रहा है वो प्रोथेलस या तो सरफेस के किसी भी सेल से हो सकता है या सबसे ज़्यादा वो फ्रंट के एज से या किनारों से होता है। दूसरा जो पॉइंट निकल के आया इनकी रिसर्च से वो ये आया कि जितने भी प्रोथेलाई का फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है, उनके जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो उनकी लेंथ के मेजर पोर्शन को कवर करते हैं, यानी कि जितनी भी एक गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट की लंबाई है उस पूरी की पूरी लंबाई के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। इनका रिजल्ट ये भी शो करता है कि जो गैमेटोफाइट यहाँ पर एपोस्पोरी के थ्रू बन रहे हैं उसमें एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है, आर्किगोनिया नहीं बनती, और जो एंथ्रीडिया यहाँ पर बन रही है उनमें एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्मेटोजॉइड प्रोड्यूस होते हैं जो कि नॉर्मल और वायबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके रिजल्ट का ये शो करता है कि जो प्रोथेलाई सेल्स हैं या एक प्रोथेलस की जो आसपास की सेल्स हैं उनमें ना तो फ्यूजन देखा गया, ना ही उनके न्यूक्लियाई का माइग्रेशन यहाँ पर शो हो रहा है। सर्वाधिकारी के अनुसार एपोगेमसली जो एम्ब्रियो बन रहा है, यानी कि अपयुग्मकता के द्वारा जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है वो सीधे ही वेजिटेटिव आउटग्रोथ से हो रहा है, कायिक अतिवृद्धि से हो रहा है। और यहाँ पर जो एपिकल सेल है वो सबसे पहले लीफ का फॉर्मेशन करती है। शीर्ष कोशिका से सबसे पहले पर्ण का निर्माण होता है और लीफ के जस्ट बाद में पहले रूट बनती है और रूट बनने के बाद में स्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि सर्वाधिकारी का मानना ये है कि लीफ के बाद में रूट और रूट के बाद में स्टेम का फॉर्मेशन हुआ है।
एंड स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो हैं उनमें जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो हो रहा है वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन कहीं पर नहीं हो रहा है, यानी कि जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट हैं दोनों के क्रोमोसोम नंबर सिमिलर रहते हैं, समान रहते हैं। जब एक टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में एपोस्पोरी होती है और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मियोसिस शो होता है, यानी कि मियोसिस नहीं होता, तो इनकी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए एपोगेमी का होना ही बहुत ज़रूरी होता है या कंपलसरी होता है, यानी कि एपोगेमी के बिना इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है और इस टॉपिक में मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको एपोगेमी और एपोस्पोरी की साइटोलॉजी को मैं समझा सकूं। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thanks for watching.